देखो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो देखो चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से क्या प्रोड्यूस किया जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा। जब भी कोई सब्सटेंस में करंट फ्लो करता है और वो सब्सटेंस मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि करंट के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस में डेवलप हो रहा है। इसको सबसे पहले कौन ऑब्जर्व किए थे? ऑयस्टेड ऑब्जर्व किए थे। ऑयस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो ऑब्जर्व किए थे। वो क्या ऑब्जर्व किए कि जैसे वो एक कंडक्टर में करंट को फ्लो कर रहे हैं ना, तो उसके बगल में रखा हुआ कॉम्पास नीडल डिफ्लेक्ट करने लग रहा है, क्योंकि कॉम्पास नीडल क्या होता है? एक मैग्नेट होता है। तो सीधा सा बात है, अगर कोई कंडक्टर में करंट जा रहा है और उसमें करंट फ्लो करने के कारण कोई कॉम्पास नीडल अगर डिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इस कंडक्टर में भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस ही इफेक्ट कर सकता है। अरे अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, एक मैग्नेट ही ना दूसरा मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो क्या देखा गया? ये कॉम्पास नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इससे ऑयस्टेड क्या बोले कि जब भी कोई कंडक्टर से करंट जाता है तो उसके चारों तरफ क्या डेवलप होता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड जब इस कॉम्पास नीडल के कांटेक्ट में आ रहा है तो कॉम्पास नीडल क्या शो कर रहा है? डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ये आपको समझ में आया? अब पता लगाना था कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा शेप का होता है, तो इसके लिए यहाँ पे एक वुडन बोर्ड लिया गया है और इसके ऊपर क्या किया गया? आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल कर दिया गया और इस वुडन बोर्ड में एक होल कर दिया गया जिससे कंडक्टर को पास किया गया है। और जब इससे करंट को पास किया गया ना, तो देखा गया कि ये सारा आयरन फिलिंग जो है ना, गोल गोल कंसेंट्रिक सर्कल में अरेंज हो गया। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होता है और दोनों सर्कल का सेंटर क्या होता है? सेम होता है। अगर सुन लो उसके अंदर और सर्कल बना दो, उसका सेंटर भी वही है जो इस सर्कल का सेंटर है वही, अगर इस सर्कल का भी सेंटर है, अगर वही इस सर्कल का भी सेंटर है, तो इस सारे सर्कल को हम क्या बोलेंगे? कंसेंट्रिक सर्कल। तो देखा गया कि ये जितने भी आयरन फिलिंग्स थे ना, वो गोल गोल अरेंज हो गए। तो इससे पता लगा कि एक कंडक्टर में जब भी करंट जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्रिएट होता है? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड अरेंज होता है। ये आपको समझ में आया? अब हम लोग को स्टडी पर्पस के लिए क्या जानना था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है ये हम लोग को पता नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर स्टडी पर्पस क्या माना गया कि कॉम्पास नीडल का नॉर्थ पोल का जो डिफ्लेक्शन होगा ना, वही किसका डायरेक्शन होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जब यहाँ पे कॉम्पास नीडल को रखा गया ना इस पोजीशन पे, तो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन किधर था? इधर। फिर इसी कॉम्पास नीडल को उठा के जब यहाँ रखा गया तो इसका नॉर्थ पोल का डायरेक्शन इधर था। फिर इसी कॉम्पास नीडल को जब यहाँ पे रखा गया तो इसका नॉर्थ पोल का डायरेक्शन इधर था। तो कॉम्पास नीडल का नॉर्थ पोल का डायरेक्शन को ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन माना गया। ठीक है, माना गया है, एक्चुअली में पता नहीं है। तो हम लोग स्टडी पर्पस के लिए क्या मानते हैं? कॉम्पास नीडल का जो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये आपको समझ में आया? तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये करंट इसमें जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी होता है, इसका यूनिट होता है टेस्ला। टेस्ला किसका यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड का। और मैग्नेटिक फील्ड का देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्शन भी मेंशन किए हैं, देख रहे हो ये एरो दिख रहा है कि नहीं? तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन किस बेसिस पे बना मेंशन किया गया है? कॉम्पास नीडल का नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन के बेसिस पे। लेकिन देखो अब हमेशा तो हम लोग कॉम्पास नीडल कैरी नहीं करेंगे, तो अगर मुझे इन जनरल थ्योरेटिकली जानना है कि अगर सोचो कि मुझे कहीं भी जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो हमेशा तो हम कॉम्पास नीडल कैरी नहीं कर सकते ना। तो इसलिए इसको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए एक नियम बनाया गया है। उस नियम का नाम क्या है? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर आप अपना राइट हैंड में, ये राइट हैंड जो है ना, इसमें अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे पकड़ोगे, देखो ये करंट कैरिंग, सुन लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और अगर आप इसमें अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ोगे तो अगर आपका थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा तो बाकी जो फिंगर है ना वो किसको बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि करंट जो है वो किसके डायरेक्शन में है? थंब के डायरेक्शन में है, और बाकी फिंगर जो है ना वो किसका डायरेक्शन बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। ये सारा चीज समझ में आया? अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि अगर आप करंट का डायरेक्शन को चेंज करोगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जैसे सोचो कि अभी करंट इसमें ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, मतलब इधर से जाएगा और उधर से आएगा। लेकिन अगर आप करंट का डायरेक्शन को क्या कर दो? उल्टा कर दो, तो करंट का डायरेक्शन जैसे उल्टा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? इधर से आएगा और इधर से मतलब ऐसे होगा। हाँ, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आप करंट का डायरेक्शन को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। उसके अलावा
ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो रिंग क्रिएट हो रहा है ना, कंसेंट्रिक रिंग, वो रिंग का साइज क्या होगा, ग्रेजुअली बढ़ते जाएगा अगर इसमें करंट का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब करंट का वैल्यू का आप जितना बढ़ाओगे ना, उतना ज्यादा रिंग्स, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का रिंग्स क्या होगा, क्रिएट होगा। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पे एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। इस केस में क्या है, एक कंडक्टर जो है ना वो कंपास नीडल का ऊपर से जा रहा है, और इस केस में कंपास नीडल जो है ना वो कंडक्टर के ऊपर है। मतलब देख लो, ये कंडक्टर पहला केस में क्या है, कंडक्टर ऊपर है, कंपास नीडल नीचे है। और दूसरा केस में क्या है, कंडक्टर नीचे है और कंपास नीडल ऊपर है। और आपको क्या करेगा, करंट का डायरेक्शन दे देगा और आपको बोलेगा कि कंपास नीडल किधर डिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो आप कैसे पता लगाओगे किधर डिफ्लेक्ट करेगा? आपको सिर्फ ना किसका डिफ्लेक्शन को देखना है, नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन को, साउथ पोल को नहीं देखना है, क्योंकि हम लोग जो डायरेक्शन ले रहे हैं किसके हिसाब से ले रहे हैं, नॉर्थ पोल के हिसाब से। तो देखो जब करंट इधर जाएगा इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट होगा, इधर से जाएगा और इधर से आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक, ये वायर कंपास नीडल यहाँ नीचे में रखा हुआ है, देखो कंपास नीडल नीचे में रखा हुआ है और वायर ऊपर में है ना, करंट इधर जा रहा है ना। तो करंट जब इधर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और इधर से कैसे आएगा, इधर आएगा ना। तो इधर अगर आएगा तो कंपास नीडल को किधर धक्का देगा, लेफ्ट साइड, क्योंकि कंपास नीडल नीचे में रखा है ना। तो इधर से जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो यहाँ पे इधर धक्का देगा। तो जो कंपास नीडल है वो किधर डिफ्लेक्शन को शो करेगा, इधर। मतलब कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन किधर होगा, वेस्ट की तरफ होगा। समझ में आया कि नहीं? लेकिन दूसरा केस में देख लो, उसमें भी करंट ऊपर ही जा रहा है, लेकिन कंपास नीडल को कहाँ रखा गया, ऊपर रखा गया है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो ऐसे जाएगा ना, तो ऐसे जाएगा और इधर से आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अरे इधर से ऐसे आ रहा है, लेकिन इधर से तो जा रहा है ना, और नीडल यहाँ रखा है, तो इधर से इसको किधर धक्का मिलेगा, उधर मिलेगा। तो इस केस में डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा, ईस्ट की तरफ होगा। तो आप राइट हैंड थंब रूल लगा के भी पता लगा सकते हो कि कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन किधर होगा। ये सारा चीज समझ में आया? देखो ये एक बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब आप अगर पता करना चाहते हो कि एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर होता है और साउथ पोल किधर होता है, तो बहुत सिंपल सा चीज करना है। आपको एक बार मैग्नेट लेना है, उसको बीच में थ्रेड से बांध देना और उसको ऐसे लटका देना है। तो उसका जो एंड ना ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ अलाइन होगा ना, वो हमारा बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, और जो उसका ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ अलाइन होगा हमारे अर्थ का, वो होगा हमारा बार मैग्नेट का साउथ पोल। इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि जो धरती का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है ना, वो मैग्नेटिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, साउथ पोल है, तभी ना नॉर्थ पोल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है बार मैग्नेट का। और जो धरती का ज्योग्राफिकल साउथ पोल है ना, वो मैग्नेटिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, नॉर्थ पोल है, तभी ना साउथ पोल उधर अट्रैक्ट हो रहा है। तो आपको कुछ खास नहीं करना, आपको एक रस्सी में थ्रेड में ऐसे करके बार मैग्नेट को ऐसे लटका देना है, वो अपने आप ऐसे अलाइन हो जाएगा, और उससे आपको जो नॉर्थ पोल की तरफ होगा उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, जो साउथ पोल की तरफ होगा उसको साउथ पोल। ये सारा चीज क्लियर हो गया। अब देखो नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, क्योंकि हम लोग कंपास नीडल का जो डिफ्लेक्शन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर आप यहाँ पे कंपास नीडल को रखोगे तो उसका नॉर्थ पोल क्या होगा, नॉर्थ पोल से अवे होगा, और साउथ पोल क्या होगा, नॉर्थ पोल की तरफ होगा। और जब आप यहाँ पे कंपास नीडल को लाओगे तो उसका जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरफ होगा, और जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल से क्या होगा, अवे होगा। तो उस हिसाब से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लोगे तो क्या होगा, वो नॉर्थ से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल का, कंपास नीडल का नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन को ही लिया जाता है। तो मैं यहाँ पे अगर एक कंपास नीडल को ऐसे रख दूं तो वो कैसे अलाइन होगा, इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ। फिर मैं अगर यहाँ पे उस कंपास नीडल को लेके आऊं तो कैसे अलाइन होगा, इधर होगा नॉर्थ, इधर होगा साउथ। तो देख लो, तो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन इधर हो रहा है कि नहीं? तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ से साउथ लिया जाता है। कहाँ पे, मैग्नेट से बाहर में, और अंदर में कहाँ से कहाँ लिया जाता है, साउथ से नॉर्थ। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ना, ये मैग्नेट का बाहर में हमेशा कहाँ से कहाँ जाते हैं, नॉर्थ से साउथ, और अंदर में कहाँ से कहाँ जाते हैं, साउथ से नॉर्थ जाते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हम ना किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक कॉइल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कॉइल भी बोल सकते हो, ये करंट कैरिंग कॉइल है, या आप इसको बोल सकते हो करंट कैरिंग लूप है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और करंट यहाँ से होते हुए इधर से आके क्या हो रहा है, निकल रहा है। अब देखो जब करंट यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर आएगा। अरे यहाँ पे करंट जब यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से एंटर करेगा और उधर से क्या होगा, इधर से निकलेगा, इधर से एंटर करेगा।
नहीं समझे? समझ। और सेम चीज जब करंट यहाँ पे आएगा तो करंट नीचे जा रहा है ना, तो करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकलेगा और इधर से, ये देखो, इधर से एंटर करेगा, बीच में एंटर करेगा और बाहर से क्या होगा? निकलेगा। अरे समझ में आ रहा है कि? हाँ, अब क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज गौर कर सकते हो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? अंदर जा रहा है, और बाहर तरफ से क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। तो कॉइल का सेंटर में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर कहाँ पे जाता है? साउथ पोल में अंदर जाता है। तो वो ये कॉइल का जो ये एंड है वो कैसा बिहेव करेगा? एज ए साउथ पोल बिहेव करेगा। और ये एज ए साउथ पोल कब बिहेव कर रहा है? जब इसमें करंट कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्योंकि देखो जब करंट इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है तो बीच में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है ना। और यहीं पे देखो, ये देखो, ये वाला लूप को देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है कि नहीं? और यहाँ से क्या हो रहा है? निकल रहा है, बाहर से निकल रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर कर रहा है और उधर से निकल रहा है। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये कॉइल का जो ये हिस्सा है कैसा बिहेव कर रहा है? साउथ पोल जैसा। तो जब भी कोई कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज, तो वो कैसा बिहेव करेगा? साउथ। नहीं समझ में आया? मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके एंटर करेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन को क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग जानते हैं करंट का डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, इसमें करंट ऐसे ऊपर जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इधर से ऐसे जाएगा, और यहाँ बीच से क्या होगा? बाहर निकलेगा कि नहीं? यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है। नहीं समझ में आया? और यही करंट जब यहाँ पहुंचेगा तो करंट नीचे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से अंदर जाएगा और बीच से क्या होगा? बाहर निकलेगा। अब क्योंकि यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, सेंटर में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर कहाँ से निकलता है? नॉर्थ पोल से। तो ये कैसा बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल जैसा। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज आता है तो वो कॉइल का जो एंड है वो कैसा बिहेव करता है? नॉर्थ पोल जैसा। अब देखो हर कॉइल में ये हमारा देखने के पॉइंट ऑफ व्यू है। अब देखो जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये आपको कैसा डायरेक्शन दिख रहा है? क्लॉकवाइज दिख रहा है। लेकिन मैं इसी को देखो अभी भी उसी डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ। अरे उसी डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ कि नहीं? लेकिन वही चीज अभी आपको कौन सा डायरेक्शन में घूमते हुए दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं? तो इससे ये पता चल रहा है कि एक कॉइल में अगर आप इस साइड से देखोगे तो वो आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, लेकिन उसी चीज को जब आप इस साइड से देखोगे तो वो चीज आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे देखो ये मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, देखो मैं ऐसे ही घुमा रहा हूँ, और उसी चीज को घुमाते घुमाते अगर मैं इधर ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर एक कॉइल है तो उसमें अगर आप इस तरफ से देखोगे तो वो साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, और उस साइड से देखोगे तो कैसा बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल जैसा। क्योंकि इस साइड से जो क्लॉकवाइज करंट है वो उस साइड से कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इधर से मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है और उधर से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? निकल रहा है, और वो निकल के फिर ऐसे आएगा, ऐसे घूमेगा। तो ये अपने आप में एक कॉइल मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं? क्योंकि इस कॉइल का अपना इस साइड में एक साउथ पोल भी है और उस साइड में नॉर्थ पोल भी है। ये सारा चीज क्लियर हुआ। उसके अलावा कुछ और जान लो। देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल क्रिएट हो रहा है ना, यहाँ और यहाँ, जितना आप कॉइल के पास आओगे, जैसे देखो कॉइल का बाउंड्री तो ये है ना, तो कॉइल के जितना पास आओगे, पास मतलब विक्सिनिटी मतलब जितना पास आओगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होगा? गोल होगा। लेकिन जैसे आप कॉइल का सरफेस से सेंटर की तरफ जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखने लगेगा? स्ट्रेट दिखने लगेगा, मतलब लगेगा जैसे पैरेलल है। तो देखो जितना आप पास आ रहे हो गोल गोल दिख रहा है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड गोल दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे किसके तरफ? सेंटर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिख रहा है? जैसे लग रहा है एक दूसरे से पैरेलल है। ये समझ में आया? देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गोल दिख रहा है ना। अरे कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? गोल बनेगा। और जैसे जैसे आप टुवर्ड द सेंटर जाओगे तो ये गोल का साइज क्या होते जाएगा? बड़ा होते जाएगा ना। और इसका गोला का साइज भी क्या होते जाएगा? बड़ा होते जाएगा। तो सेंटर में ऐसा नहीं लग रहा कि ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, तो ऐसे नहीं लग रहा, ये दोनों पैरेलल है। और जितना आप इसका पास आते जाओगे गोला छोटा रहेगा तो गोल गोल दिखेगा, और जितना आप सेंटर ये सरफेस से दूर जाओगे किसके तरफ? कॉइल के सेंटर की तरफ, उतना ये बड़ा बड़ा गोला होते जाएगा। तो ये ऐसा नहीं लगेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। अभी भी नहीं समझे? दिख रहा है। देखो सोलोनॉइड क्या होता है? जब भी आप कोई कंडक्टिंग वायर, जैसे कि एक कॉपर वायर को सिलेंडर के फॉर्म में लपेट देते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपर का तार है, या कोई आप दूसरा कंडक्टिंग वायर भी ले सकते हो, और उसको अगर आप एक सिलेंडर के फॉर्म में लपेट दोगे, जैसे कि देख सकते हो
ये एक सिलेंडर के फॉर्म में लपटा है कि नहीं, ऐसे से लपेटा हुआ है। और आपको इस तरह से लपेटना है कि इसका जो डायमीटर है ना वो इसका लंबाई से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तब इस टाइप का जो वाइंडिंग किया जाता है कॉपर का तार का या कोई भी कंडक्टिंग वायर का, उस वाइंडिंग को क्या बोला जाता है, सोलेनॉइड। समझ में आया? तो सोलेनॉइड क्या है, कॉपर वायर और एनी कंडक्टिंग वायर जो कि किस फॉर्म में उंडेड है और सिलेंडर के फॉर्म में। समझ में आया कि नहीं? और इस तरह से उंडेड है कि उसका डायमीटर जो है उसका लंबाई से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, हम लोग को पता है कि जब भी कोई कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अगर आप एक सोलेनॉइड लोगे, मतलब एक कॉपर का तार लोगे और उसको एक आयरन कोर के ऊपर लपेट दोगे, आयरन कोर के ऊपर, ये जो आयरन कोर के ऊपर क्या कर दोगे, लपेट दोगे। तो यहाँ पे जो हम लोग आयरन जो यूज कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग इसको लपेट रहे हैं, वो आयरन हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, सॉफ्ट आयरन यूज कर रहे हैं। सॉफ्ट आयरन का प्रॉपर्टी एडवांटेज क्या है कि जब इसमें करंट फ्लो करेगा ना, जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो हम लोग जानते हैं कोई भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। तो जब वो तार मैग्नेटाइज होगा ना तो आयरन भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन जैसे आप करंट का सप्लाई को ऑफ कर दोगे तो वो जो कंडक्टर है ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। और जो उसके अंदर जो आयरन कोर यूज हुआ है ना, जिसके ऊपर इसको लपेटा गया है, अरे कोर मतलब समझ रहे हो ना, जिसके ऊपर इस तार को लपेटा गया है, तो सॉफ्ट आयरन यूज करने से एडवांटेज क्या है कि सॉफ्ट आयरन भी क्या होगा, जैसे आप करंट का सप्लाई को ऑफ करोगे तो ये तार भी अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा और वो सॉफ्ट आयरन भी अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा। प्लस हम लोग यहाँ पे आयरन कोर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आयरन जो होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है और एनहेंस करता है, बढ़ा देता है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे वही लिखा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कब बनता है, जब कोई कॉइल जो कि किसके ऊपर लपेटा गया है, सॉफ्ट आयरन के ऊपर, उसमें क्या पास किया जाता है, करंट। जैसे यहाँ पे देख सकते हो लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्पररी मैग्नेट। इसको टेम्पररी मैग्नेट क्यों बोला गया है, क्योंकि ये मैग्नेट जैसा तभी तक बिहेव करेगा जब तक कि इसमें तार में करंट फ्लो करेगा। जैसे करंट का सप्लाई ऑफ कर दोगे तो ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करेगा, खो देगा। तो लिखा है ये एक टेम्पररी मैग्नेट है और ये कब बनता है, जब उसमें करंट को पास किया जाता है। और इसको आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बोला जाता है क्योंकि इसको हम लोग बनाए, ये नेचर में पहले से ही नहीं है। नेचर में जो मैग्नेट पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, परमानेंट मैग्नेट बोला जाता है। और परमानेंट मैग्नेट जो होता है ना वो 3 चीज से बना होता है, या तो आयरन से बना होगा, या निकेल से बना होगा, या कोबाल्ट से बना होगा। ठीक है, इन सब्सटेंस को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। और नेचर में जो भी मैग्नेट नेचुरली बना हुआ मैग्नेट रहता है ना वो हमेशा इसी तीनों सब्सटेंस से बना होता है। अब यहाँ पे देखो मैं पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया हूं कि कैसे वो मैग्नेट जैसा काम करता है। हम लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्मल मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है, और नॉर्थ से साउथ भी मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो सेम मैकेनिज्म अगर आप यहाँ देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केस में, तो देखो यहाँ पे एक आयरन कोर है और आयरन कोर के ऊपर किसको लपेटा गया है, कॉपर का तार को लपेटा गया है। और जब आप इसमें करंट को फ्लो कर रहे हो तो देखो ये कॉइल हुआ कि नहीं, इसमें बहुत सारा कॉइल है ना। कॉइल मतलब टर्न, कितना टर्न है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारे टर्न होंगे। यहाँ पे आपको डायग्राम में 5 टर्न दिख रहा है, पर एक्चुअली में बहुत सारा टर्न हो सकता है, 100 टर्न हो सकता है, 200 टर्न हो सकता है। और एक एक टर्न अपने आप में क्या है, कॉइल है। और आपको पता है कि जब कोई कॉइल में क्लॉकवाइज करंट जाता है तो वो साउथ पोल जैसा बिहेव करता है। और अगर इस कॉइल में करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये आपको साउथ पोल जैसा दिख रहा है कि नहीं। लेकिन इसी कॉइल को अगर आप उस साइड से देखोगे तो वो करंट आपको कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो अगर कॉइल का ये साइड साउथ पोल जैसा बिहेव कर रहा है तो उसका ऑपोजिट साइड कैसा बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल जैसा। क्योंकि जब करंट एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो वो नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मैं इसी को अगर ऐसे से घुमा रहा हूँ, ये आपको कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। लेकिन मैं इसी को अगर ऐसे से घुमाते घुमाते ऐसे घुमा भी आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो जो चीज एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है वही चीज दूसरा तरफ से क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि? तो एक कॉइल का अगर ये साइड साउथ पोल जैसा बिहेव कर रहा है क्योंकि क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, तो उसका ऑपोजिट साइड कैसा दिख रहा होगा, नॉर्थ पोल जैसा। क्योंकि उधर से देखोगे तो आपको वो चीज एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ये सारा चीज समझ में आ रहा है? तो आप देखो जैसे हम लोग यहाँ पे करंट का सप्लाई दे रहे हैं, करंट कैसे जा रहा है, देखो क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं, देखो इधर से क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं। तो इधर से क्योंकि करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये एंड कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल जैसा। और अगर इधर से ये क्लॉकवाइज दिख रहा है तो उधर से कैसा दिख रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। और एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा, तो ये एंड नॉर्थ पोल हो गया और ये एंड। और हम लोग जानते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल क्या जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जाता है। तो ये भी एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं, जो नॉर्मल मैग्नेट होता है।
अरे समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो मैग्नेट है ना, ये परमानेंट मैग्नेट है, ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा ही शो करेगा। लेकिन ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब तक शो करेगा? जब तक कि आप करंट का सप्लाई देते हो। अब देखो यहाँ पे हम कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखे हैं। एडवांटेज हम किसका लिखे हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट का। आर्टिफिशियल मैग्नेट का क्या क्या एडवांटेज है देखो। इसको हम लोग डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, मतलब हम जब चाहे स्विच को ऑफ कर देंगे और करंट का सप्लाई बंद हो जाएगा और ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा। तो डीमैग्नेटाइज करने से एडवांटेज क्या है? मान लो कि मैं एक मैग्नेटिक क्रेन बनाता हूं, जैसे सोच लो कोई इंडस्ट्री है, वहां पे मैं एक मैग्नेटिक क्रेन बनाता हूं, और सोच लो कि मुझे मेरा जो कंपनी है वो कार बनाता है, तो कार का फ्रेम को एक जगह से दूसरा जगह उठा के ले जाना है, और वो लोहा से बना हुआ फ्रेम है, ठीक है। तो उसको एक ह्यूमन अगर कैरी करे तो बहुत मुश्किल है, अगर उसको ह्यूमन बीइंग कैरी करे तो मुश्किल है कि नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को जैसे हम ऑन करेंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो उसमें वो फ्रेम क्या होगा? चिपक जाएगा। और फिर उसको हम एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट करके दोबारा स्विच ऑफ करेंगे, वो डीमैग्नेटाइज होकर वो फ्रेम को वहां पे क्या करेगा? छोड़ देगा। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका ये एडवांटेज है कि आप जब चाहो इसको मैग्नेटाइज कर सकते हो, जब चाहो इसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। दूसरा चीज क्या है कि अगर आप चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड को एनहेंस कर सकते हो। कैसे एनहेंस कर सकते हो? पहला तरीका है करंट का वैल्यू बढ़ाने से, क्योंकि करंट का वैल्यू जितना बढ़ेगा, क्योंकि करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट का वैल्यू जितना बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। दूसरा चीज है नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से, क्योंकि देखो हर एक टर्न जो है वो अपने आप में एक मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसका एक साइड साउथ पोल है, दूसरा साइड नॉर्थ पोल है। तो जितना ज्यादा टर्न होगा उतना ज्यादा नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, तो उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एनहेंस होगा। तो पहला तरीका करंट का वैल्यू बढ़ाना, दूसरा तरीका है नंबर ऑफ टर्न बढ़ाना। तीसरा एक और फैक्टर फायदा क्या है कि अगर आप चाहो तो इस मैग्नेट का ना पोलैरिटी को भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि करंट का डायरेक्शन चेंज करने से क्या होगा? पोलैरिटी चेंज होगा। जैसे अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो साउथ पोल जैसा बिहेव कर रहा है, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो नॉर्थ पोल। ये सारा चीज समझ में आ रहा है? तो इतना सारा एडवांटेज है किसका? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का, जो कि टेम्पोररी मैग्नेट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट का डीमेरिट क्या है? परमानेंट मैग्नेट जैसे ये वाला मैग्नेट किससे बना हुआ है? कॉपर वायर और सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज भी होगा और स्विच ऑफ करने से डीमैग्नेटाइज। लेकिन ये स्टील से बना हुआ है। स्टील का खामियां क्या है कि अगर उसको अगर आप एक बार मैग्नेटाइज कर दोगे ना, और तो वो दोबारा डीमैग्नेटाइज करना उसको बहुत मुश्किल है। दूसरा डीमेरिट क्या है कि इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है ना, वो पहले से ही नेचुरली रहता है, और वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को और बढ़ा या घटा, मतलब इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिक्स है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए ये एक वीक मैग्नेट होता है, और जो टेम्पररी मैग्नेट होता है ना वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, क्योंकि आप उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एनहांस कर सकते हो, बढ़ा या घटा सकते हो। और इसको डीमैग्नेटाइज करना बहुत मुश्किल है। और इसको क्या है? इसको स्विच ऑफ कर दो, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। स्विच ऑन कर दो, करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। और इसका पोलैरिटी आप चेंज नहीं कर सकते, इसका पोलैरिटी फिक्स है, पर इसका पोलैरिटी को आप चेंज कर सकते हो। समझ में आया? ओके, देखो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर ऐसा है जिसमें क्या फ्लो कर रहा है? करंट। उस करंट कैरिंग कंडक्टर को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। और उस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, LORENTZ, लॉरेंज फोर्स। समझ में आया? और ये फोर्स जो है ना वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर का लंबाई पे डिपेंड करता है। कंडक्टर का लंबाई जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और तीसरा फैक्टर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और इसको हम लोग कहाँ पे रखे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। तो ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस करता है? ILB। I का मतलब करंट, L का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, और B का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों में से कुछ भी बढ़ाओ या सभी बढ़ाओ तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। और इस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। अब देखो, अगर आप ये तो समझ गए कि ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से, लेकिन ये फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा उसको डिटरमाइन करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बनाया गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे जाने से पहले कुछ और डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग चाहो तो इस फोर्स का डायरेक्शन को क्या कर सकते हो? चेंज भी कर सकते हो। फोर्स का डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? करंट का डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अगर सोच लो कि ऐसे करंट जा रहा है और ये फोर्स इधर एक्सपीरियंस कर रहा है, तो अगर करंट उधर से आता है तो फोर्स किधर एक्सपीरियंस करता है? उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? और दूसरा चीज, अगर आप चाहो तो ये फोर्स को एक्सपीरियंस करने से रोक भी सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? करंट का सप्लाई को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक करंट जाते रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहेगा
तब तक ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक बार करंट का सप्लाई बंद हो जाने से फोर्स एक्सपीरियंस करना बंद कर देगा, क्योंकि आई का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो मैं आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताने जा रहा हूं, उसके लिए मेरा बात ध्यान से सुनना। तो देखो ये मेरा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, और लेफ्ट हैंड में ना आप ऐसे याद रखो, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, फादर मदर चाइल्ड। ओके, तो फादर मदर चाइल्ड, ये जो थंब है ना इसको मैं फादर बोल रहा हूँ, ये जो 4 फिंगर है ना इसको मैं मदर बोल रहा हूँ, और ये जो मिडिल फिंगर है ना इसको मैं चाइल्ड बोल रहा हूँ। ओके, और आपको क्या करना है, आपको ये तीनों उंगली को ना ऐसे कर लेना है, ऐसे, ताकि ये तीनों क्या हो, एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। देख रहे हो, इनके बीच में भी 90 डिग्री है, इसके बीच में भी 90 डिग्री है, इसके बीच में भी 90 डिग्री है। ओके, और फादर मदर चाइल्ड हम क्यों नाम दिए, क्योंकि देखो फादर मतलब फोर्स, क्योंकि एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मीन्स सी, सी फॉर करंट, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? तो इसमें से ये हो गया हमारा फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया हमारा करंट। ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा है? अब देखो जैसे कि मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, उसके लिए हम यहाँ पे एक मोटर का डायग्राम बनाए हैं। मोटर के अंदर होता क्या है, एक दो मैग्नेट होता है, एक तो नॉर्थ पोल होता है और एक तो साउथ पोल होता है। और हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां से कहां जाता है, नॉर्थ से साउथ। तो देखो यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा आपको, और ये एरो से हम क्या बताना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा है। और यहाँ पे एक कॉइल रखा हुआ है। ओके, और कॉइल में क्या हो रहा है, करंट इसमें इस तरफ ऊपर जा रहा है और इस तरफ नीचे। सीधा सा बात है, करंट अगर इधर से जाएगा तो वापस उधर से आएगा कि नहीं? तो इस कॉइल का हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। ओके, तो करंट ए बी में जा रहा है और सी डी में क्या हो रहा है, आ रहा है। अभी देखो मैं यहाँ पे आपको फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से दिखाऊंगा कि फोर्स किधर काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना हाथ को ऐसे कर लेते हैं, और देखो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि उधर है ना, उधर, तो हम उसको इस उंगली को उधर कर दे रहे हैं। और ए बी को देखो, सबको किसको देखो, ए बी दिख रहा है ना, ए बी में करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग करंट का डायरेक्शन को ऊपर कर दिए, तो फोर्स किधर काम करेगा, अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? फोर्स किधर काम करेगा, इनटू द बोर्ड, इस बोर्ड के अंदर की तरफ काम करेगा। मतलब कौन सा कंडक्टर में, ए बी कंडक्टर में। अरे ए बी कंडक्टर दिख रहा है कि नहीं? ए बी कंडक्टर में करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ, उधर जा रहा है। तो फोर्स किधर काम करेगा, इनटू द बोर्ड। समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला जो कंडक्टर है ना, इसमें फोर्स किधर काम करेगा, अंदर की तरफ काम करेगा। ओके, और मैं अभी आपको क्या बोला था कि अगर आप करंट का डायरेक्शन को चेंज करते हो तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, तो आप देख सकते हो करंट इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें करंट किसमें जा रहा है, सीडी में करंट नीचे तरफ जा रहा है। तो करंट का डायरेक्शन चेंज करने से फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो अभी अगर फोर्स उधर काम कर रहा है तो उसमें किधर फोर्स काम करना चाहिए, इधर। अगर इसमें फोर्स अंदर की तरफ काम कर रहा है तो उसमें फोर्स किधर काम करना चाहिए, बाहर की तरफ। चेक कर लेते हैं ऐसा सचमुच होता है कि नहीं। तो देखो अगेन देखो, मैग्नेटिक फील्ड उधर है कि नहीं, कौन सा कंडक्टर का बात कर रहा हूं अभी, सीडी का। तो मैग्नेटिक फील्ड उधर है और करंट किधर है, नीचे की तरफ है। देखो सी से डी जा रहा है, तो फोर्स किधर काम कर रहा है, बाहर, आउट ऑफ द बोर्ड। पहले फोर्स किधर काम कर रहा था, इनटू द बोर्ड। मतलब ए बी में फोर्स किधर काम कर रहा था, इनटू द बोर्ड, और सीडी में किधर काम कर रहा, आउट ऑफ द बोर्ड। तो आप लोग अगर एग्जाम में से एक्सप्लेन करने बोलेगा तो आप लिखोगे इनटू द पेपर, अगर अंदर की तरफ होगा तो, और बाहर काम कर रहा होगा तो लिखोगे आउट ऑफ द पेपर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब देखो इस मोबाइल से मैं आपको समझा रहा हूं। देखो ये अगर आप इसको एक कॉइल पकड़ लो, ठीक है, तो एक कॉइल में क्या हो रहा है, इसमें जब करंट ऊपर जा रहा है, करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड उधर काम कर रहा है, तो फोर्स किधर काम कर रहा है, अंदर की तरफ। ये ए बी समझ लो। और इसको अगर आप सीडी देखोगे तो इसमें करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है, तो फोर्स किधर काम कर रहा है, बाहर की तरफ। तो इसमें फोर्स इधर काम कर रहा है और इसमें फोर्स इधर काम कर रहा है। दोनों फोर्स एक दूसरे से ऑपोजिट है कि नहीं, और दोनों फोर्स के बीच में कुछ सेपरेशन है। और हम लोग जानते हैं कि जब दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होता है, तो वो दोनों मिलकर क्या बनाता है, कपल बनाता है। और कपल एक चीज को क्या करता है, इसे घुमाता है। क्योंकि देखो इधर वाला फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा है ना, और इधर वाला फोर्स इधर अंदर की तरफ काम कर रहा है, क्या होगा, ऐसे घूमेगा। तो ऐसे ग्रेजुअली क्या होगा, ऐसे से घूमने लगेगा। ऐसे ही मोटर काम करता है। तो मोटर क्या होता है, मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग कौन सा एनर्जी दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं ना, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण क्या हो रहा है, घूमने लग रहा है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, एक बार मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है
देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है ना, यहाँ पे किसका डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए यूज हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन। तो आप लोग स्टार्ट कहां से करोगे, आप लोग स्टार्ट करोगे करंट से और खत्म कहां पे करोगे, फोर्स पे, क्योंकि हमारा फाइनल आउटपुट क्या है, फोर्स है। तो हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे। इफ वी मतलब हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, अगर हम अपना मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करें कि वो सभी एक दूसरे से क्या होगा, परपेंडिकुलर, और तब जाके अगर हमारा मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और फोर फिंगर अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारा थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स का डायरेक्शन को। तो फोर्स की जगह बुक में क्या लिखा हुआ है, मोशन लिखा हुआ है। तो सीधा सा बात है, मोशन तभी प्रोड्यूस होता है जब फोर्स काम करता है। तो आप इसको फोर्स या मोशन कुछ भी बोल सकते हो, ये समझ में आया कि नहीं। तो इसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, इफ वी स्ट्रेच आवर मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब इन सच ए वे दैट दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में परपेंडिकुलर हैं, such that if the middle finger represent the direction of current, four finger represent the direction of magnetic field, then our thumb will represent the direction of force or motion। समझ में आया कि नहीं? तो देखो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन मतलब सोच लो कि कॉइल स्टेशनरी है और मैग्नेट मूव कर रहा है, या सोच लो मैग्नेट स्टेशनरी है और कॉइल मूव कर रहा है, तो इनके बीच में क्या होगा, जब रिलेटिव मोशन होगा, मतलब एक मूव करेगा और एक रेस्ट में रहेगा, तो उसके कारण क्या होगा, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है ना, इससे क्या निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। अब बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, एक साथ मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स में कंफ्यूज मत होना, बोथ आर सेम। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि एक मैग्नेट से तो बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड निकलता है ना, तो सारे मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो जब ये मैग्नेट पास आएगा कॉइल का तो इसको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और जब ये मैग्नेट दूर जाएगा कॉइल से तो उसको कम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो कॉइल के अंदर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहा है कि नहीं, जब पास आ रहा है तो ज्यादा मिल रहा है और जब दूर जा रहा है तो कम मिल रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आएगा, किस में, कॉइल में, कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड में जब बदलाव आता है ना, तो इसमें क्या डेवलप हो जाता है, ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसमें क्या फ्लो करेगा, करंट। अरे ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा है, जब तक कि उस डिवाइस को कोई सर्किट से लगाया नहीं जाता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो एक चीज यहाँ पे गौर करो, जब तक मैग्नेट स्टेशनरी है और कॉइल भी स्टेशनरी है तब तक इसमें कोई भी करंट डेवलप नहीं हो रहा है। और यहाँ पे एक गाल्वानोमीटर लगा है। गाल्वानोमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है। जैसे करंट डिटेक्ट होगा ना, गाल्वानोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन। तो क्योंकि यहाँ पे ना मैग्नेट मूव कर रहा है ना कॉइल मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन ईएमएफ डेवलप होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा लिंक करना पड़ेगा, फिर कम लिंक करना पड़ेगा, फिर ज्यादा लिंक करना पड़ेगा, फिर कम लिंक करना पड़ेगा, तभी ईएमएफ डेवलप होगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दोगे तो यहाँ पे ईएमएफ डेवलप। तो अभी देखो मैं यहाँ पे तो मैग्नेट कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट अभी क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है। नॉर्थ पोल जैसे ही पास आएगा तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगा, ज्यादा लिंक करेगा, तो इसमें क्या डेवलप होगा, ईएमएफ डेवलप होगा। अब ईएमएफ का क्या डेवलप तो होगा वो ठीक है, पर ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा ये कैसे पता करेंगे। तो ईएमएफ का डायरेक्शन के लिए हम लोग को कौन सा रूल जानना पड़ेगा, लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो भी ईएमएफ डेवलप होगा ना, वो ना उस कॉज को अपोज करेगा। कॉज को अपोज करेगा मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें ईएमएफ डेवलप कर रहा है उसको वो क्या करेगा, अपोज करेगा। फैराडे लॉ क्या बोला था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक कर रहा है ना वो अगर चेंज होगा तो इसमें क्या डेवलप होगा, ईएमएफ डेवलप होगा। लेंज लॉ क्या बोला कि ठीक है ईएमएफ तो डेवलप होगा, लेकिन वो ईएमएफ क्या करेगा, इस कॉज को, कॉज कौन है यहाँ पे, मैग्नेट है ना। अरे क्योंकि मैग्नेट के कारण ही ना उसमें मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है, तो ये कॉइल क्या करेगा, उस मैग्नेट को क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करने का तरीका क्या है, जब नॉर्थ पोल पास आएगा ना तो कॉइल का ये एंड कैसा बिहेव करने लगेगा, नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करने लगेगा, ताकि उसको क्या कर सके, अपोज कर सके। और नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि जब एक कॉइल नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है तो उसमें करंट कैसा फ्लो करता है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं, तो ये करंट जब इधर से जाएगा तो इधर से इधर जाएगा, और जब करंट इधर जाएगा तो गाल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन उधर हो जाएगा। और क्योंकि गाल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन उधर हो रहा है तो करंट जहां से एंटर करता है वो पॉजिटिव होता है और करंट जहां से निकलता है वो नेगेटिव होता है। तो इससे आपको ईएमएफ का पोलैरिटी पता चल गया। अब यही नॉर्थ पोल जब दूर जाने लगेगा ना
नॉर्थ पोल जैसे दूर जाने लगेगा तो अगेन कॉइल क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। तो देखो जब कोई पास आता है तो उसको अपोज हम लोग कैसे करते हैं, धकेल के अपोज करते हैं, और जब हमसे कोई दूर जाते रहते हैं तो उसको अपोज करने का तरीका क्या होता है, खींचना। तो नॉर्थ पोल जैसे ही दूर जाएगा तो ये साउथ पोल बन जाएगा ताकि उसको दोबारा खींचेगा। और साउथ पोल का मतलब क्या होता है, करंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। अब देखो करंट क्लॉकवाइज जब जा रहा है तो करंट यहाँ से निकल के इधर से जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर होगा। अगर आप चाहते हो कि करंट का डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो तो करंट का डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आपको तरीका क्या यूज करना पड़ेगा, मैग्नेट का पोलैरिटी चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हो इसमें नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, और जब यहाँ पे नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो करंट इधर से इधर जा रहा है। लेकिन अगर आप मैग्नेट का पोलैरिटी चेंज कर दोगे ना तो देखोगे करंट का डायरेक्शन में भी क्या आएगा, चेंजेस आएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो जब साउथ पोल पास आ रहा है तो इसको अपोज करने के लिए क्या बन गया, साउथ पोल बन गया। और साउथ पोल बन गया मतलब करंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करंट इधर से निकलेगा और इधर से इधर जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर होगा कि। अब आप एक जो चीज गौर करो, जब नॉर्थ पोल पास आ रहा था तो करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था और किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, इस डायरेक्शन। और वही जब साउथ पोल पास आ रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसका उल्टा डायरेक्शन में। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि पोलैरिटी चेंज करने से करंट का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और सेम चीज देखो जब साउथ पोल दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल बन गया, नॉर्थ पोल बन गया मतलब एंटी क्लॉक करंट जाएगा, तो करंट यहाँ से उधर जाएगा। और इधर देखो जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा था तो साउथ पोल बन गया था, देख रहे हो ना। मैग्नेट का पोलैरिटी चेंज करने से देखो इस केस में करंट इधर जा रहा है और इस केस में करंट, ये सारी चीज समझ में है। अब ये जो ईएमएफ डेवलप हुआ है ना, इसका वैल्यू को हम लोग कैसे एनहेंस कर सकते हैं, क्या क्या तरीका है। एक तरीका है कि आप ना मैग्नेट को बहुत ज्यादा स्पीड में मूव करो, जितना ज्यादा स्पीड में रिलेटिव मोशन होगा ना उतना ज्यादा क्या डेवलप होगा, ईएमएफ डेवलप होगा। तो वही लिखे हैं कि रैपिड मोशन ऑफ मैग्नेट और कॉइल, उससे आप क्या कर सकते हो, ईएमएफ को बढ़ा सकते हो, मतलब करंट इन द कॉइल को इंक्रीज कर सकते हो। अरे सीधा सा बात है, ईएमएफ बढ़ेगा तभी ना करंट बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ेगा तभी ना करंट बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ है। तो करंट का वैल्यू को एनहांस करने का तरीका क्या है, या तो आप इसको जल्दी जल्दी मूव करो, इसको रोक के रखो, या इसको जल्दी जल्दी मूव करो, इसको रोक के रखो, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे क्या यूज करो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करो। जितना पावरफुल मैग्नेट यूज करोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, उतना ज्यादा ईएमएफ डेवलप होगा। तीसरा तरीका क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, क्योंकि हर एक टर्न में क्या हो रहा है, ईएमएफ डेवलप हो रहा है। तो नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होगा ईएमएफ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और चौथा तरीका क्या है कि आप इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो, किसका, कॉइल का। क्योंकि कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को वो अपने अंदर ले पाएगा। अगर सोचो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है तो उसमें कम मैग्नेटिक हो सकता है, 2-3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही एंटर कर पाए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा। तो इसीलिए ईएमएफ जो डेवलप हो रहा है ना वो क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तो क्या होगा, ईएमएफ बढ़ेगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जितना बदलाव होगा मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आना चाहिए। अगर सिर्फ आप मैग्नेट को यहाँ रख दोगे और बोलोगे ईएमएफ डेवलप होगा, नहीं होगा, चेंज होना चाहिए। तो इसीलिए हम लिखे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और जो भी चीज चेंज हो रहा है वो किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, तो इसलिए ईएमएफ इंड्यूस का ये फॉर्मूला हो गया। ये सारा चीज समझ में आया कि नहीं। तो देखो यहाँ पे जो भी है ना, भी स्पीड है, कितना स्पीड में मूव कर रहा है। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ जो करंट डेवलप हो रहा है ना, दैट करंट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसका ना पोलैरिटी हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है। मान लो कि ये कंडक्टर है, अभी इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव है और वो टर्मिनल नेगेटिव। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल नेगेटिव। मतलब पहले करंट ऐसे जा रहा था, अभी करंट ऐसे जाएगा। आप वही चीज यहाँ पे भी गौर करो, देखो जब ये नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो करंट इधर जा रहा है, और वही नॉर्थ पोल जब दूर जा रहा है करंट इधर जा रहा है। मतलब इस कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो जब भी कोई कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज होते रहता है, ठीक है, अपना एक्चुअल डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगता है, तो इस टाइप का करंट को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। हमारे घर में जो सप्लाई आता है ना वो भी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। समझ में आया कि नहीं। उसके अलावा और एक करंट होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट में क्या होता है, जो कंडक्टर के अक्रॉस में जो पोलैरिटी रहता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का, वो पोलैरिटी चेंज नहीं होता है, मतलब करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इस टाइप का करंट को बोलते हैं डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है क्योंकि पोलैरिटी इसका चेंज नहीं होता है। और डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या है, बैटरी। और अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या है, जनरेटर। ठीक है, कौन सा जनरेटर, एसी जनरेटर। तो एक एसी जनरेटर कैसे काम करता है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे आगे। ये सारी चीज समझ में आया।
देखो हम लोग फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़े हैं कि जब भी कोई कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक करता है वो अगर चेंज होता है तो उसमें क्या डेवलप होता है, ईएमएफ। और ईएमएफ डेवलप होने के कारण क्या होगा, उसमें करंट फ्लो करेगा। तो जिस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे एक जनरेटर का सेटअप है। जनरेटर के अंदर क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। आपको पता है कि नॉर्थ से साउथ क्या जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जाता है। तो नॉर्थ से साउथ जो ये जो एरो से हम इंडिकेट कर रहे हैं वो क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे जनरेटर का काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये जो कॉइल है ना, इसका एंड जो है वो एक टरबाइन से लगा हुआ है। टरबाइन मतलब एक फैन से लगा हुआ है। और ये फैन को हम लोग को क्या करना है, रोटेट करना है। अगर ये विंड मिल होगा तो यहाँ पे हवा से रोटेट किया जाएगा। अगर ये हाइड्रो पावर प्लांट होगा तो इसको पानी से रोटेट किया जाएगा। और अगर ये थर्मल पावर प्लांट होगा तो इसको स्टीम का प्रेशर से रोटेट किया जाएगा। और जैसे ही सीधा सा बात है, ये टरबाइन ऐसे से रोटेट होगा तो अंदर में कॉइल भी क्या होगा, रोटेट होगा। कॉइल अगर अंदर में रोटेट होता है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है वो चेंज होगा कि नहीं। अरे क्योंकि देखो अगर कोई कॉइल है, जैसे सोच लो कि ये एक कॉइल है, ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो जैसे जैसे ये ऐसे से घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसका अलग अलग सेक्शन में पड़ रहा है ना। अलग अलग सेक्शन में पड़ना मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आ रहा है। अलग अलग सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आता है तो उसमें क्या डेवलप हो जाएगा, करंट डेवलप हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, करंट डेवलप होगा। अब करंट डेवलप जो होगा ना, अब करंट तो इसमें डेवलप हो जाएगा, मतलब ईएमएफ डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके कारण क्या डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा। लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट का डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए कौन सा नियम बनाया गया है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो याद रखना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो था वो मोटर में अप्लाइड था, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है ना, वो जनरेटर में लागू होता है, जहां पे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स देंगे और हम लोग डिटरमाइन क्या करेंगे, डायरेक्ट किसका डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे, करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। उसके लिए आप ना ये देखो, ये सेम जो चीज हम लोग लेफ्ट हैंड में सीखे थे वही चीज राइट हैंड में भी करना है। ये हो गया फादर, मदर, चाइल्ड, ओके। फादर मीन्स फोर्स, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मीन्स करंट। लेकिन हम लोग का यहाँ पे आउटपुट क्या है, करंट है, और हम लोग को देना क्या है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब फोर्स। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इनपुट से, और खत्म कहाँ पे करेंगे, आउटपुट में। समझ में आएगी नहीं। तो आपको ये तीनों उंगली को ऐसे कर लेना है, ठीक है, ताकि ये तीनों एक दूसरे से क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको डिटरमाइन क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट डिटरमाइन करना है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक कॉइल है, कॉइल का नाम क्या है, एबीसीडी। एबीसीडी नाम का कॉइल आपको दिख रहा है। तो ये कॉइल कुछ ऐसा रखा हुआ है ऐसे, ओके। तो ये इसका ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। अब देखो इस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम एक रोटेशन का सिंबल दिए हैं। मतलब ये कॉइल कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है। मतलब इस कॉइल को एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा रोटेट किया जाएगा। तो जब हम लोग इसको ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे जब रोटेट करेंगे, कैसे रोटेट करेंगे, यहाँ पे एक टरबाइन लगा हुआ है, वो जब घूमेगा तो ये भी रोटेट होगा कि नहीं। तो ये जब रोटेट होगा तो जब ये ऐसे रोटेट होगा ऐसे, तो इसमें फोर्स किधर काम करेगा, बाहर की तरफ, और इसमें फोर्स किधर काम करेगा, अंदर की तरफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम बाहर की तरफ फोर्स दिखाने के लिए एक एफ ऐसे बनाए हैं, बट क्योंकि ये 2D डायग्राम है तो आपको वो प्रॉपरली बाहर की तरफ दिख नहीं रहा होगा। और इसमें जो फोर्स है वो अंदर की तरफ बनाया है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये वाला एंड में फोर्स किधर काम कर रहा है, बाहर की तरफ, और ये वाला एंड में फोर्स किधर काम कर रहा है, अंदर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड उधर है, ठीक है। तो अभी हम लोग को डायरेक्शन किसका डिटरमाइन करना है, करंट का। कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखो राइट हैंड रूल के हिसाब से हमारा ये जो फिंगर होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो हम लोग इस एंड का बात कर रहे हैं, ए बी एंड का, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जा रहा है, नॉर्थ से साउथ। फोर्स इसमें किधर काम कर रहा है, इसमें फोर्स काम कर रहा है बाहर की तरफ, ओके। अगर आपको डायग्राम में क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ कि इसमें फोर्स किधर काम कर रहा है, बाहर की तरफ। मतलब ये ऐसे रोटेट हो रहा है ऐसे, तो इसमें फोर्स किधर काम करेगा, बाहर की तरफ, और इसमें फोर्स किधर काम करेगा, अंदर की तरफ। तो इसमें फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर हो गया और फोर्स किधर हो गया, बाहर की तरफ। तो करंट किधर जाएगा, ऊपर। तो इसमें करंट किधर जाएगा, इसमें करंट जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब ए से बी जाएगा। ये आपको समझ में आया। अब देखो जब ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो इसमें, जब ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ओके, तो इसमें फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा है, और इसमें फोर्स किधर काम करेगा, अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ जब फोर्स काम कर रहा है, फिर से आप अपना हाथ वैसे कर लो, मैग्नेटिक फील्ड उधर काम कर रहा है, फोर्स किधर काम कर रहा है, अंदर की तरफ। कौन सा में, CD में। तो करंट किधर जाएगा, नीचे जाएगा। मतलब कहां से कहां जाएगा, C से D जाएगा।
ऐसे करो ना। ओके, तो अभी देखो आप इसमें देख सकते हो करंट कैसे जा रहा है, ए से बी जा रहा है और फिर सी से डी। ये आपको समझ में आया? तो देखो यहाँ पे ए बी में करंट कहां से कहां जा रहा है, जा रहा है ए से बी, और सी डी में करंट कहां से कहां जा रहा है, सी से डी। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, ए टू डी हो गया कि नहीं? लेकिन देखो आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा, मान लो ये पहले ऐसे था, थोड़ा देर बाद ये घूम के कैसा हो जाएगा, इसमें बाहर की तरफ फोर्स काम कर रहा है, इसमें अंदर की तरफ, तो थोड़ा देर बाद ये घूम के ऐसे हो जाएगा ना, मतलब जो ए बी इधर है वो उधर चले जाएगा, और जो सी डी इधर है वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा, आप देख सकते हो सेकंड वाला डायग्राम में, जो सी डी है वो इस साइड आ जाएगा और जो ए बी है वो उस साइड चले जाएगा। ये आपको समझ में आया? अभी देखो क्योंकि ये कंटिन्यूसली ऐसे रोटेट हो रहा है ऐसे, तो अभी भी फोर्स जो है इसमें किधर काम करेगा, बाहर की तरफ, और इसमें फोर्स किधर काम करेगा, तो ए बी में फोर्स किधर काम कर रहा है, बाहर की तरफ, और सी डी में फोर्स, सॉरी अभी सी डी में फोर्स किधर काम कर रहा है, बाहर की तरफ, और ए बी में फोर्स किधर काम कर रहा है, अंदर की तरफ। तो अभी हम लोग फिर से करंट का डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे। अभी मैं फिर से अपना हाथ वैसे कर लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि उधर जा रहा है, और इसमें फोर्स किधर काम कर रहा है, बाहर की तरफ, सी डी में, क्योंकि अभी सी डी में फोर्स बाहर की तरफ काम करेगा ना, क्योंकि ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो फोर्स हो गया बाहर की तरफ, तो करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नहीं? तो अभी इसमें करंट किधर जा रहा है, इसमें करंट जाएगा ऊपर। अब ए बी का बात करते हैं, ए बी में क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है ना, तो उसमें फोर्स किधर काम कर रहा है, अंदर की तरफ ए बी में, और मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, फोर्स किधर काम कर रहा है, अंदर की तरफ, तो करंट किधर जाएगा, नीचे। तो अभी आप देख सकते हो कि इसमें करंट किधर जाएगा, इस एंड में करंट किधर जाएगा, नीचे जाएगा। मतलब सी डी में करंट कहां से कहां जा रहा है, डी टू सी, और ए बी में करंट कहां से कहां जा रहा है, बी टू ए। मतलब करंट कहां से कहां जा रहा है, डी टू सी, और फिर यहां से होते हुए बी टू ए। तो आप एक तो चीज गौर करो, आधा रोटेशन होने के बाद, मतलब जब ये ऐसे था तब करंट का डायरेक्शन था ए टू डी, जैसे आप देख सकते हो, लेकिन जब ये अपना हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लिया तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, डी टू सी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। और जब करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो उस टाइप का करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो अपना डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करते रहता है। मतलब अभी यहाँ का पोलैरिटी पॉजिटिव है और यहाँ का पोलैरिटी नेगेटिव, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, यहाँ का पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ का नेगेटिव। लेकिन तो इससे आप देख सकते हो कि पोलैरिटी चेंज हो गया, पहले ए पॉजिटिव था और डी नेगेटिव था, और अभी डी पॉजिटिव हो गया और ए नेगेटिव। तो करंट का, जब करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है उस टाइप का करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट कौन प्रोड्यूस करता है, जनरेटर प्रोड्यूस करता है, और मेन सप्लाई प्रोड्यूस करता है। हमारे घर में जो मेन सप्लाई है, जहां से हम लोग अपना टीवी कूलर ये सब को चलाते हैं, वो भी क्या है, एसी सप्लाई है। और ये एसी सप्लाई कहीं ना कहीं जनरेटर से ही आया है। ओके, और ये जो एसी सप्लाई है ना, इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, और ये अपना डायरेक्शन हमेशा चेंज करते रहता है, इसलिए इसको लिखा इट वेराइज विद टाइम, टाइम के हिसाब से अपना वेराइज करते रहता है। इट चेंजेस इस डायरेक्शन पीरियोडिकली, अपना डायरेक्शन को हर कुछ इंटरवल में चेंज करते रहता है। जब कॉइल ऐसे रहेगा तो एक अलग डायरेक्शन है, ऐसे होने के बाद एक अलग डायरेक्शन, फिर वैसे होगा तो फिर अलग डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। लेकिन जो डीसी सप्लाई होता है ना, डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो होता है उसका डायरेक्शन, उसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसका एग्जांपल हो गया जैसे सेल, जैसे अगर आप एक मार्केट से बैटरी खरीद के लाओगे तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, फिक्स है। तो अगर आप यहाँ पे एक बल्ब लगा दो ऐसे करके, तो इसमें करंट जो होगा ना वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। समझ में आएगी नहीं, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो हमारे घर में ना जितना भी लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है, ये सब डीसी वोल्टेज से ऑपरेट करता है। ओके, तो अगर ये डीसी वोल्टेज से ऑपरेट करता है तो आपको क्या करना पड़ता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसलिए आप देखोगे चार्जर प्रोवाइड किया जाता है, चार्जर में वो मैकेनिज्म रहता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे। नहीं तो हमारा मोबाइल और का जो बैटरी है या लैपटॉप का बैटरी वो चार्ज ही नहीं होगा। क्योंकि देखो एसी से अगर आप चार्ज करोगे ना तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चार्ज, देखो उसका पीछे बहुत सिंपल सा कारण है। मान लो ये बैटरी है और ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। तो मान लो ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। जब आप एसी सप्लाई दोगे तो ये पॉजिटिव को पॉजिटिव में कनेक्ट किए और नेगेटिव को नेगेटिव में कनेक्ट किया, तो ये क्या करेगा, इसको चार्ज करेगा इसे। अगर आप डीसी सप्लाई दिए तो ये इसको ऐसे चार्ज करेगा और कुछ देर बाद ये क्या होगा, चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। लेकिन अगर आप एसी सप्लाई दोगे तो क्या प्रॉब्लम है, देखो एसी सप्लाई देने से प्रॉब्लम ये है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये इसको चार्ज कर रहा है। कुछ इंटरवल के बाद क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, ये सारा चार्ज इसका क्या करेगा, खींच लेगा, तो कभी चार्ज ही नहीं होगा।
अरे समझ में आ रहा है कि? तो इसीलिए एसी को डीसी में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, और जो डिवाइस इसको कन्वर्ट करता है उसका नाम भी बता दे रहे हैं, लेकिन वो आप लोग आगे पढ़ोगे, उसका नाम है रेक्टिफायर। ओके, और रेक्टिफायर में क्या यूज होता है? डायोड यूज होता है। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को आप कैसे डिफाइन करोगे? क्योंकि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको करंट का डायरेक्शन बताता है, तो आप स्टार्ट ऐसे करोगे फोर्स से, और खत्म कहां पे करोगे? करंट पे। आपको ऐसे बोलना है, स्ट्रेच योर थंब मिडिल फिंगर, सॉरी, स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर इन सच ए वे दैट दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे। सच दैट इफ द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन and four finger represent the direction of magnetic field, then the middle finger will represent the direction of current। ये समझ में आया आपको? अच्छा ठीक है। और ये सब चीज भी समझ में आ गया कि डीसी करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, और डीसी का जो वैल्यू रहता है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये क्या हो रहा है? टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो अभी हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए ना सबसे पहले एक आयरन कोर चाहिए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर आयरन कोर है। हम लोग को एक आयरन कोर लेना है और उसका दोनों एंड में कॉपर का वाइंडिंग करना है। अब ये सारा चीज ना इस वाइंडिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब अगर हम लोग जिस तरफ सप्लाई दे रहे हैं ना, उस साइड को हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, और जिस तरफ हम लोग का इसके कारण ईएमएफ डेवलप होगा उसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं सप्लाई वोल्टेज दिया V1, जिसके कारण करंट कितना फ्लो कर रहा है? I1 करंट फ्लो कर रहा है। अब जब ये करंट इसमें फ्लो करेगा तो आपको पता है कि जब भी कोई कॉइल में करंट फ्लो करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करता है, और जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये कॉइल भी इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, और इससे क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस आयरन कोर से होते हुए जब ये जो सेकेंडरी कॉइल है ना, उसके कॉइल को कट करेगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब ये सेकेंडरी कॉइल को, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल को जब कट करेगा, तो फैराडे लॉ के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है कॉइल के पास, तो उस कॉइल में क्या डेवलप हो जाता है? ईएमएफ डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे ईएमएफ डेवलप हो जाएगा E2। अब ये ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा जब तक कि आप यहाँ पे कोई लोड नहीं लगाते हो। मान लो कि हम यहाँ पे एक तो लोड लगा दिए, मतलब एक बल्ब लगा दिए या फैन लगा दिए या टीवी लगा दिए, तो जैसे ही लोड को लगाएंगे ना तो यहाँ से क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा, और उस करंट के कारण क्या होगा? ये लोड क्या करेगा? वोल्टेज को कंज्यूम करेगा। मतलब इसका जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा और इसमें जितना भी करंट जा रहा है उसके हिसाब से ये वोल्टेज कंज्यूम करेगा। और ये कितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा? ये वोल्टेज जो ये कंज्यूम करेगा वो इस ईएमएफ के बराबर ही होगा, क्योंकि ये दोनों किस में लगा हुआ है? पैरेलल में लगा हुआ है। तो इसलिए V2 का वैल्यू ईएमएफ के बराबर ही होगा। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ इसी कॉइल से लिंक नहीं कर रहा है, इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो घूम के इस कॉइल से भी लिंक कर रहा है। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से तो लिंक कर ही रहा है, प्राइमरी कॉइल से भी लिंक कर रहा है, तो इसलिए प्राइमरी कॉइल में भी ईएमएफ डेवलप होगा। तो यहाँ पे भी ईएमएफ E1 डेवलप हुआ, और इस ईएमएफ का वैल्यू किसके बराबर होगा? इस पोटेंशियल के बराबर होगा, क्योंकि ये किसमें है? पैरेलल में। मतलब इसका जो पोलैरिटी है, इसका पोलैरिटी भी वही होगा, तो इन दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। और इसका पोलैरिटी जितना होगा इसका पोलैरिटी भी क्या होगा? सेम होगा। अब यहाँ पे एक जो चीज हम लोग जानते हैं कि जो ईएमएफ डेवलप होता है फैराडे लॉ के हिसाब से हम लोग जानते हैं कोई भी कॉइल में जो ईएमएफ डेवलप होता है वो क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन जितना मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ चेंज हो रहा है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के साथ भी चेंज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के हिसाब से नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पे एक और चीज पे फोकस करेंगे जिसका नाम क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर आप देखोगे तो अब जो यहाँ पे जो ईएमएफ डेवलप हुआ और यहाँ पे जो ईएमएफ डेवलप हुआ, ये पूरा पूरी किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सोच लीजिए यहाँ पे ज्यादा टर्न्स होगा और यहाँ पे कम टर्न्स होगा, तो यहाँ पे ज्यादा ईएमएफ डेवलप होगा, क्योंकि ईएमएफ डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे अगर कम टर्न्स होगा तो यहाँ पे कम ईएमएफ डेवलप होगा। तो सारा जो ट्रांसफार्मर का खेल है ना, वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? जो सेकेंडरी कॉइल का जो टर्न है ना, वो प्राइमरी कॉइल का टर्न से क्या होता है? ज्यादा होता है। मतलब इसका जो नंबर ऑफ टर्न है
मान लीजिए इसमें 10 टो टर्न है और इसमें 4 ही टो टर्न है, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो इस टर्न से क्या है, ज्यादा है। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो सीधा सा बात है ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। तो इसमें ज्यादा ईएमएफ डेवलप होगा और इसमें कम ईएमएफ डेवलप होगा। और हम लोग जानते हैं जो ईएमएफ डेवलप होता है वो उस लोड वोल्टेज के बराबर होता है सेकेंडरी साइड में, और यहाँ पे जो ईएमएफ डेवलप होता है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा प्राइमरी साइड से, तो ऑटोमेटिक E2 का वैल्यू क्या होगा, E1 से ज्यादा होगा। और E2 का वैल्यू ज्यादा होने से E1 से V2 का वैल्यू भी क्या होगा, V1 से ज्यादा होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है, स्टेप अप हो जा रहा है। अगर सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो रहा है प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स से, तो यहाँ पे आप जितना वोल्टेज दे रहे हो वहां से यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा वोल्टेज डेवलप होगा। तो अगर सोच लीजिए, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लीजिए कि 4 टन मिलके 4 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे अगर सोच लीजिए 10 टन रहेगा तो 10 टन मिलकर कितना वोल्ट प्रोड्यूस करेगा, 10 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ईएमएफ जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह से अगर आप एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को कम कर देता है। तो वोल्टेज को अगर आप कम करना चाहते हो तो आपको सेकेंडरी का टर्न्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा कंपेयर टू प्राइमरी का टर्न। मान लीजिए सेकेंडरी का टर्न 4 ठो है और प्राइमरी का टर्न जो है वो 10 ठो है। तो अगर एक टर्न को हम समझ लें कि एक टर्न अगर 1 वोल्ट प्रोड्यूस करता है तो 4 टन कितना प्रोड्यूस करेगा, 4 वोल्ट। और 10 टन कितना प्रोड्यूस करेगा, 10 वोल्ट, क्योंकि ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कम होने से क्या होगा, यहाँ पे जो ईएमएफ डेवलप होगा वो भी कम हो जाएगा, और ईएमएफ कम डेवलप होने से जो लोड को जो वोल्टेज मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये एक तरह से क्या काम करेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम करेगा।